आज हम बात करेंगे कि स्वीडन में एक एक्स मुस्लिम ने कुरान जलाई। इन एक्स मुस्लिम्स को मुर्तद मुल्हिद कहा जाता है। तो एक ऐसा एक्स मुस्लिम था, एक मुर्तद था, जिसने स्वीडन की सरकार से अनुमति मांगी कि मैं एक मस्जिद के सामने कुरान को जलाना चाहता हूँ। और क्योंकि स्वीडन एक ऐसा राष्ट्र है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जिसे हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका समर्थन करता है, इसलिए वहाँ की सरकार ने इस मुल्हिद को अनुमति दी कि वो स्वीडन में एक मस्जिद के सामने कुरान को जला सकता है। और जैसा कि अपेक्षित था, जितना इस्लामिक समाज है वहाँ पर खलबली मच गई और विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गए। आप ध्यान रखिए, ये वही इस्लामिक समाज है जिसने जब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया नाम की एक जो आतंकवादी संस्था है, जिसे दाइश भी कहते हैं, उन्होंने बहुत सारी लड़कियों को, यजीदी लड़कियों को जो कि नॉन मुस्लिम हैं, उन्हें जीवित जला दिया था। क्यों जलाया था? कि उन बेचारी महिलाओं ने इन इस्लामी आतंकवादियों की लॉन्डी बनना, उनकी सेक्स स्लेव बनना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें पब्लिकली जलाया गया था। और उस समय सारे इस्लामिक समाज में से किसी ने इसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाई थी। लेकिन जब कुरान जलती है तो ये आवाज़ उठाते हैं और उसका विरोध करते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। अब परिणाम क्या हुआ कि एक वैश्विक संस्था है, यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संस्था, इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, निंदा प्रस्ताव, कि स्वीडन में जो कुछ किया गया वो निंदनीय है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। इस प्रस्ताव में 47 देशों ने भाग लिया। इन 47 देशों में से 28 ने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया, 12 ने विरोध किया और 7 राष्ट्र ऐसे थे जो तटस्थ रहे, जिन्होंने कहा कि हम ना तो इसका विरोध करते हैं ना इसका समर्थन करते हैं। अब ये राष्ट्र कौन से थे, उसमें क्या विशेषता है, उस पर जाने से पहले हमें ध्यान क्या रखना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार किन परिस्थितियों में चाहिए होता है। जब आप कोई ऐसी बात बोलना चाहते हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, उसके लिए आपको अधिकार चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको संविधान से संरक्षण या रक्षा चाहिए होती है। कड़वी बात बोलनी है तब आपको अधिकार चाहिए, मीठी बात बोलनी है, प्रशंसा करनी है, उसके लिए तो किसी अधिकार की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि आप जिसकी प्रशंसा करना चाहते हैं वो स्वयं आपको प्लेटफॉर्म देगा कि भाई साहब आइए और हमारा गुणगान कीजिए, हमारी स्तुति कीजिए। इस्लामिक आतंकवादी सब जगह पाए जाते हैं। तो इसका प्रतिकार करने के लिए यदि कुरान जलाई जाती है तो ऐसे कृत्यों के लिए ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। तो एक प्रकार से स्वीडन ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने संविधान के अनुसार अनुमति दी, और कोई भी सभ्य समाज वही होता है जहाँ पर इस तरह की स्वतंत्रता दी जाती है। अब आते हैं हम इन राष्ट्रों पर। आप कल्पना करके देखें कि मैं एक गैर मुसलमान हूँ, मेरे बारे में कुरान बहुत सारे स्थानों पर ये बोलती है कि इनको काट दो, इनको मार दो, और एकदम स्पष्टता से बोलती है कि जो काफिर हैं यानी गैर मुसलमान हैं वो सबसे घटिया होते हैं, ये सदा ही नर्क की, इनको ये जहन्नुम बोलते हैं, जहन्नुम की आग में जलेंगे, क्योंकि इनका एक काल्पनिक गॉड है जिसका नाम अल्लाह है। वो कहता है कि जितने नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुसलमान हैं, मैं उनको जलाऊंगा, मरने के बाद अंतहीन समय तक जलाऊंगा। तो मुझे इस तरह की किताब से कोई प्रेम तो हो नहीं सकता। तो यदि कोई जलाता है तो मैं उसका समर्थन करता हूँ, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी पड़ती है, देनी चाहिए भी। और यदि कोई किताब इतनी घृणा करना सिखाती है, विशेष रूप से मेरे लिए, मेरे सारे संबंधियों के लिए और मेरे देश के 80% से अधिक लोगों के लिए, तो मैं तो इसका खुलकर समर्थन करूँगा कि इस तरह के कृत्य यदि कोई करता है तो हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम उस राष्ट्र में हैं जहाँ हमने देखा है कि मनुस्मृति को जला दिया जाता है और उन नेताओं का, उन छोट भैये लोगों का महिमा मंडन भी किया जाता है जो मनुस्मृति को जलाते हैं। और मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि
कोई व्यक्ति जो एक किताब पर अपनी भड़ास निकालता है वो जनरली मूर्ख होता है, लेकिन कुरान के विषय में ये बात पूर्णतः भिन्न हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक नफ़रत सिखाने वाली पुस्तक की हम बात करते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में अब हम देखते हैं वो कौन से राष्ट्र हैं जिन्होंने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन किया। जैसे कि अपेक्षित है, अधिकतर इसमें इस्लामिक राष्ट्र हैं, कुछ अफ्रीकी देश हैं और इक्का दुक्का दक्षिण अमेरिका का जैसे अर्जेंटीना है वो हैं और एक वियतनाम है। इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करने वालों में 2 राष्ट्र विशेष हैं जो ऐसी किसी भी श्रेणी में नहीं आते, वो है भारत और चीन। अब भारत और चीन की यदि आप संयुक्त जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 300 करोड़ बनती है। ये 300 करोड़ लोगों में से मुसलमान कितने हैं? मे बी 30-40 करोड़, यानी 250 करोड़ की जनसंख्या इन 2 राष्ट्रों में है गैर मुसलमानों की, जिनसे कुरान घृणा करती है, जिनसे अल्लाह घृणा करता है, जिसके लिए मुसलमानों को कहा जाता है कि इनको मारो या इनको कन्वर्ट करो, इनकी महिलाएं उठाकर तुम सेक्स स्लेव्स बना सकते हो। वो दोनों राष्ट्र इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। अब इसमें विशेष बात क्या है? चीन और भारत, इनकी यहाँ पर यहीं पे समानता समाप्त हो जाती है, अन्यथा इनमें कोई भी समानता आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि चीन अपने देश में इस्लाम का समूल विनाश करने का हर प्रयास कर रहा है। वहाँ मस्जिदें गिराई जाती हैं, मुसलमानों को मोहम्मद नाम नहीं रखने दिया जाता, दाढ़ी नहीं बढ़ाने दी जाती, बुर्का, निकाब, हिजाब नहीं पहनने दिया जाता, मुसलमानों की शादियाँ बलपूर्वक गैर मुसलमानों से करवाई जाती हैं। अपनी एक नई कुरान बनाई है चीन ने जो इन्हें पढ़ाई जाती है, और उनका कहना है कि वो मुसलमानों को री एजुकेट कर रहे हैं। तो चीन वो देश है जो पूरा डंडे के ज़ोर पर इस इस्लामिक आतंकवाद से निपट रहा है, लेकिन क्योंकि वो कूटनीतिक देश है, उन्हें कूटनीति अच्छे से आती है, इसलिए उन्होंने इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन भी कर दिया। यहाँ उल्लेखनीय क्या है कि किसी भी इस्लामिक राष्ट्र का आज तक साहस नहीं हुआ कि वो चीन का विरोध या प्रतिकार कर सके। उसके ठीक विपरीत भारत में क्या हो रहा है? हमारे देश की जो आज तक की नीति रही है, विदेश नीति रही है, वो इस्लाम के आगे घुटने टेकने वाली रही है। सरकार कोई भी हो, वो कांग्रेस की है या बीजेपी की है, अब लोग ब्लेम लगाते हैं कांग्रेस को, लेकिन यदि आप बीजेपी का उदाहरण ले लें तो ये वो वाली पार्टी है जिन्होंने अपनी एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने इस्लामिक किताबों में ही बताया गया एक सच बोल दिया था, और कतर जैसे टुच्चे से देश ने उसका विरोध किया था। तो ये भारत का धिम्मीपना है जिसके कारण हम इस्लाम के आगे झुकते भी हैं, हमारे नेता, और इस तरह के निंदा प्रस्ताव का समर्थन भी करते हैं, जिसका मैं तो पुरजोर विरोध करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव की जो निंदा वाला प्रस्ताव है इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए था। और सबसे अधिक पता क्या चुभता है कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र है नेपाल, बिल्कुल छोटा सा राष्ट्र है नेपाल। उस नेपाल में इतनी बुद्धि थी कि उन्होंने तटस्थ रहना स्वीकार किया कि ना हम इसके विरोध में ना हम इसके पक्ष में हैं। यदि नेपाल ये साहस कर सकता है तो हम इतना बड़ा राष्ट्र होकर, जिसे हम आत्मनिर्भर स्वावलंबी भारत कहने की बात करते हैं, वो इतनी तुच्छ सी चीज़ के लिए क्यों झुक जाता है, ये देखकर ही मेरा सर शर्म से झुकता है। इसके ठीक विपरीत हमें कौन से राष्ट्रों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इस प्रस्ताव का खुले रूप से विरोध किया? कौन कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, लिथुआनिया, बेल्जियम, जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनीग्रो, लिथुआनिया, कोस्टा रिका और चेक रिपब्लिक। याद रखिए, इनमें कई बहुत छोटे छोटे देश भी हैं, और इन सभी 12 राष्ट्रों के आगे सर झुकता है कि इन्होंने इस वैश्विक आतंकवाद फैलाने वाली विचारधारा के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और हमें अपने नेताओं को ये आत्मबल देने की आवश्यकता है कि आप इस तरह के
अब बुली को क्या बोलेंगे? चलिए अभी हम वैश्विक समस्या बोल लेते हैं कि ये जो वैश्विक समस्या है इससे निपटने का साहस दिखाइए, क्योंकि संसार साहसिक व्यक्तियों का सम्मान करता है, कायरों का सम्मान नहीं किया जाता। और जो हमारे देश ने इस निंदा प्रस्ताव के साथ किया उसे कायरता के अतिरिक्त या मूर्ख नीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्ते।